Hello everyone, how are you all doing? So we are starting chapter number 6, the state, the government and you. ये क्लास 7th आपकी सोशल साइंस की जो बुक 2 आई है उसका चैप्टर नंबर 6 है. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. यहाँ पर आप एक कोट देख सकते हैं जो सुकरात, हिंदी में हम कहते हैं सोक्रेट्स, इंग्लिश में नाम है ग्रीक फिलोसोफर का, इन द रिपब्लिक बाय प्लेटो. ये एक बुक है जिसमें लिखा गया है द greatest punishment for being unwilling to rule is being ruled by someone worse than oneself. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो कि आप अनविलिंग, कोई भी व्यक्ति चाह ही नहीं रहा कि मैं राजा बनूं, कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा, तो इस केस में क्या होता है, मतलब इससे भी बड़ी सजा क्या होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए जो वर्स हो, ठीक है, जो बनने लायक ना हो. जो अच्छे लोग हैं वो सामने निकल कर ही नहीं आएंगे राजा बनने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए. तो उस केस में क्या होगा, ऐसा कोई राजा बन जाएगा जो उस काबिल ही नहीं है. आपकी क्लास का एग्जाम्पल लें तो अगर अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो कहे नहीं मैं मॉनिटर नहीं बनना चाहता, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा काम होता है, मैं तो नहीं बनूंगा या बनूंगी, तो क्या होगा, जो शरारती बच्चा होगा वो मॉनिटर बन जाएगा. तो आपको क्या लगता है क्लास का क्या होगा फिर हाल, है ना? वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो यहाँ पर इमेजेस दी गई हैं, आप देख सकते हैं. ये पहला इमेज यहाँ पे फायर ब्रिगेडर का है, गवर्नमेंट है ना, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है उनकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं. इन इमेजेस के बारे में आगे डिस्कशन किया गया है, तब हम देखेंगे. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिग क्वेश्चन के साथ. देखो, मुझे बहुत से बच्चे कहते हैं, बार बार कहते हैं, मैम बिग क्वेश्चंस के आंसर बताओ. ये आंसर करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, ये क्वेश्चंस इसलिए होते हैं कि यही क्वेश्चंस आप पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है. वैसे समरी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है उसमें सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर होते हैं, सो डोंट वरी, है ना. अभी सिर्फ चैप्टर समझने में ध्यान दीजिए. इंडिया को क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है, हाउ डू सिटीजन्स एंगेज विद गवर्नमेंट इन डे टू डे लाइफ, सिटीजन्स ऐसा क्या करती है जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होती है डे टू डे लाइफ में. हाउ कैन वन मेक गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल, हम कैसे गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो लोगों के लिए काम करे, राइट. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं. चलिए आगे देखते हैं. आगे दिया है लेट्स रिमेंबर, दिस इज एन इलस्ट्रेशन. ये आपने ग्रेड 6 की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था. क्या आपको याद है दैट वी डिस्कस द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस के एक सिस्टम की जरूरत होती है किसी भी देश को चलाने के लिए. कॉमनली रेफर टू एज गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, है ना. और 3 मेन फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के. एक होता है लॉ बनाने का काम, नियम कानून बनाने का काम, जो कौन करता है, लेजिस्लेचर करता है, ये वाली बॉडी गवर्नमेंट की. देन हमने पढ़ा था कैरिंग आउट लॉज एंड मेकिंग पॉलिसीज, फिर इन लॉ को जो लेजिस्लेचर ने बनाया उनको पूरा करने का काम, पॉलिसी बनाने का काम वो एग्जीक्यूटिव का होता है. देन एंश्योरिंग लॉज आर फॉलोड, और जो लॉ बने हैं वो सभी फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो काम किसका होता है, इंश्योर करना, जुडिशियरी का होता है. ये 3 पिलर्स होते हैं गवर्नेंस के या गवर्नमेंट के. ओके, सो वी ऑल्सो लुक्ड ब्रीफली एट द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड देयर फंक्शन. हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो पूरा इंडिया है उसमें 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो हमने पढ़ा था. यहाँ पर एक यूनियन लेवल या सेंटर लेवल की गवर्नमेंट होती है. देन हमने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पढ़ी थी और लोकल लेवल की गवर्नमेंट पढ़ी थी, है ना. सो इन द चैप्टर फ्रॉम रूलर्स टू रूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक जो पार्ट 1 है उसमें हमने पढ़ा था. वी ऑल्सो केम अक्रॉस सम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, वो हमने चैप्टर टेक्स्ट बुक 1 में पढ़ा. जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें कि लोग अपना जो गवर्नमेंट है वो चुन रहे हैं इलेक्शंस के थ्रू. देन मोनार्किक, मतलब राजा के द्वारा शासन चलता हो. ऐसे बहुत सारे थियोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, देन ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ दे फंक्शन. ये अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करते हैं ये भी हमने पढ़ा था, राइट. सो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं. कैन यू रिकाउंट सम ऑफ द डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लुक closely at the difference between a state and a government. एक स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ जो ये स्टेट वर्ड है ना बेटा, इस स्टेट वर्ड का मतलब ये नहीं है जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा. जैसे एक होता है नेशन, पूरा देश, है ना, उसमें बहुत सारे स्टेट हैं. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ये हमने पढ़ा है. जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ये स्टेट्स हैं, है ना. तो ऐसे ये जो स्टेट्स हैं इनकी ये बात नहीं हो रही है. व्हाट इज स्टेट, स्टेट वो नहीं है जो हम राज्य की बात कर रहे हैं. सो
द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक ये भी जानेंगे, एंड हाउ आवर गवर्नमेंट इज स्ट्रक्चर्ड, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है। अ स्टेट और अ नेशन इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द अथॉरिटी टू गवर्न अ डिफाइंड टेरिटरी एंड इट्स पॉपुलेशन। देखो, स्टेट या नेशन मतलब देश की बात करें, स्टेट की बात करें, तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो गवर्न करे, शासन कर सके। किसका? एक डिफाइंड टेरिटरी, टेरिटरी मतलब एक एरिया, एक डिफाइंड एरिया कि इस स्टेट का शासन यहां तक होगा जहां पे उसके उस एरिया के लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, सो स्टेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है कि एक पर्टिकुलर एरिया को वो गवर्न कर सकती है, उसके ऊपर शासन व्यवस्था संभाल सकती है। स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां दिया हुआ है। सबसे पहले स्टेट लोगों से बनता है, जो हमने बोला एक पर्टिकुलर एरिया, तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो स्टेट का पार्ट होते हैं, द सिटीजन हु लिव इन द कंट्री। लैंड, अ फिक्स्ड एरिया और टेरिटरी, मैंने कहा इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, तो ये एक एरिया होता है। फिर गवर्नमेंट जो यहाँ पर काम करती है। ठीक है, अब आप देखो इससे समझ जाओ, गवर्नमेंट अलग है और स्टेट अलग है ना। अ सिस्टम टू रन कंट्री, गवर्नमेंट क्या है, कोई व्यक्ति को गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट एक सिस्टम होती है जो कि शासन व्यवस्था को संभालती है। नेता इस गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, कोई एक नेता को या पॉलिटिकल लीडर को हम गवर्नमेंट नहीं कह रहे, गवर्नमेंट एक शासन व्यवस्था को हम कह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होता है, द फुल पावर टू मेक लॉज एंड टेक डिसीजन विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल, मतलब कोई भी कंट्री हमारे देश में आकर हमारे ऊपर ये नहीं कहेगी आपने ये रूल क्यों बनाया, इस रूल को हटाओ, ये सही नहीं है। नहीं, हम सोवरन है, हम किसी के अधीन नहीं है, हम जो भी चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं एज अ नेशन। ऐसा नहीं कि मेरा क्या मन हो रहा है या आपका क्या मन हो रहा है, एज अ नेशन जो हमारा लॉ बनाने का प्रोसेस है, जो बॉडीज हैं गवर्नमेंट की वो काम कर रही है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। अपने हिसाब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जो देश का संविधान है। कोई और देश का गवर्नमेंट आके यहाँ पर ये नहीं कहेगी अरे ये गलत है या सही है, जो हमारा देश का संविधान कह रहा है हम वो काम कर सकते हैं। जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करती थी, उनका शासन चलता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए स्टेट के। पहला हो गया पीपल, दूसरा हो गया लैंड, तीसरा हो गया गवर्नमेंट और चौथा हो गया सोवर्निटी। तो ये चारों चीजें मिलकर स्टेट बनाती हैं। नाउ यहां दिया हुआ है, वी ऑफन हियर द वर्ड स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये दोनों वर्ड्स हम लगभग हमेशा सुनते रहते हैं ना। स्टेट यूज्ड एज इफ दे मीन द सेम थिंग, ऐसा लगता है स्टेट और गवर्नमेंट तो दोनों एक ही चीज है, बट दे आर नॉट ट्रूली द सेम, ये सेम नहीं है, इवन दो दे आर क्लोजली रिलेटेड। ये रिलेटेड तो है एक दूसरे से, स्टेट गवर्नमेंट से, देखा हमने कि स्टेट का पार्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट है। स्टेट के हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं ना, सिटीजन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सोवर्निटी। तो गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट का पार्ट है। सो आगे यहाँ पर बॉक्स में दिया है, यहाँ रोशनी दीदी है बीच में बैठी हुई, यहाँ आप देख सकते हो, ये कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही है ना। अब क्योंकि ये ज्यादा पढ़ी हुई हैं तो ये बच्चे इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कहते हैं रोशनी दीदी, टुडे वी हैड अ क्लास ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, आज हमारी क्लास में स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस बताया गया। आई एम बिट कंफ्यूज्ड, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। नाउ सिंस यू आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इन कॉलेज, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ परमानेंट पॉपुलेशन फॉर अ प्लेस टू बिकम अ स्टेट? कैन अ स्टेट नॉट बी अ प्लेस वेयर पीपल कैन जस्ट गो विजिट एंड कम बैक? ये गर्ल, ये जो लड़की है, ये क्वेश्चन पूछ रही है। क्या पूछती है ये बच्ची कि रोशनी दीदी आज हमारी क्लास में स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अब इसमें ये बताना है, वो पूछ रही है उनसे कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि एक कोई एरिया है, इसमें जो पॉपुलेशन यानी नागरिक रह रहे हैं उनका यहाँ पर स्थायी तौर पे रहना क्यों जरूरी है? जैसे कोई फॉरेनर इस एरिया में घूमने आया तो वो यहाँ का नागरिक क्यों नहीं कहलाता? क्या वो आएगा, घूमेगा, ये लिखा है ना जस्ट गो विजिट कम बैक, वहां से चला गया तो वो क्या पॉपुलेशन वहां का नहीं होगा, वो वहां का नागरिक नहीं कहलाएगा? तो रोशनी दीदी समझाती हैं,
फर्स्ट, विदाउट पीपल मीनिंग अ पॉपुलेशन देयर कैन नॉट बी स्टेट। अभी हमने देखा स्टेट का एक पार्ट क्या है, पॉपुलेशन, तो बिना पॉपुलेशन के कोई स्टेट नहीं हो सकता। ये रोशनी दीदी पहला पॉइंट कहती हैं कि पॉपुलेशन तो होना सबसे जरूरी है। सेकेंड पॉइंट वो कहती हैं इफ पीपल जस्ट गो विजिट एंड देन मूव ऑन देन दे आर लाइक अ टूरिस्ट। वो टूरिस्ट होते हैं जो कहीं गए वहां से घूम कर आ गए, है ना, विद नो आइडेंटिफिकेशन विद द प्लेस नॉर एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड शेयर, दे डोंट लिव टुगेदर। उनके पास कुछ वहां का कॉमन नहीं है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसमें क्या हुआ, वो वहां के रहवासी नहीं है। बट व्हेन पीपल आइडेंटिफाई विद अ प्लेस और टेरिटरी एंड यूजुअली लिव देयर देन दे फॉर्म अ परमानेंट पॉपुलेशन। अगर कोई व्यक्ति वहां के किसी जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, वहां के जो भाषा है, कल्चर है, उसको समझ रहा है, वहां पर बहुत समय से रह रहा है, तो वो क्या होता है, उस एरिया का परमानेंट पॉपुलेशन कहलाता है। ऐसे जो लोग हैं जो परमानेंट वहां पर रहते हैं, पीपी में लिख रही हूं, परमानेंट पॉपुलेशन जो होते हैं, देन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर एंड सोसाइटी। इनकी आपस में एक अलग कल्चर डेवलप हो जाता है, इस एरिया में एक सोसाइटी बन जाती है, विच हु आइडेंटिफाइज विद द ज्योग्राफिकली डिफाइंड टेरिटरी। इसीलिए हम ज्योग्राफिकली बांट देते हैं, जैसे पंजाब हम बोल रहे हैं तो ये ज्योग्राफिकली हमने बांट दिया पंजाब का एरिया, वहां के लोग पंजाबी बोलते होंगे, उनका कल्चर अलग होगा, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे। लेकिन अगर कोई मान लो दूसरी स्टेट से जाके वहां पे विजिट कर रहा है दूसरी जगह से, तो उसका कल्चर वहां से अलग होगा। तो ये जो व्यक्ति कहीं और से गया है, ये इस एरिया का परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, जो वहां रह रहे हैं लोग वो है ना, द प्लेस वेयर दे लिव, जहां पर वो लोग रहते हैं। नाउ This boy is saying what exactly is a geographically defined territory। अभी मैंने आपको पंजाब का एग्जांपल दिया, वही चीज ये बच्चा बोल रहा है ज्योग्राफिकली डिफाइंड क्या बताया आपने, तो दीदी बताती हैं इट इज अ प्लेस अ ज्योग्राफिकल एरिया दैट हैज क्लियर बाउंड्रीज। ऐसा कोई एरिया जिसकी क्लियर बाउंड्री हो, हम बता सकते हैं यहां से यहां तक पंजाब है, यहां से यहां तक महाराष्ट्र है ना, तो ऐसी बाउंड्रीज हो। बाउंड्रीज नॉट नेसेसरीली ज्योग्राफिकल फीचर्स बट सॉर्ट ऑफ लाइंस दैट आर अग्रीड अपॉन बाय नेबरिंग स्टेट्स दैट सेपरेट दीज स्टेट्स। तो ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ या नदी कोई बाउंड्री बना रहे, नहीं, आपस में स्टेट्स के बीच में डिसाइड हुआ हो कि यहां तक की बाउंड्री इस स्टेट की रहेगी और ये वाली बाउंड्री दूसरे स्टेट की रहेगी, उनके बीच में आपस में अग्रीमेंट हुआ होगा, है ना। सो दिस गर्ल इज सेइंग सो पॉपुलेशन एंड टेरिटरी एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट आर क्लियर। मतलब पॉपुलेशन और टेरिटरी ये एरिया हो गया और इसमें रहने वाले लोग हो गए, तो ये पार्ट है स्टेट के। दैट ऑल्सो देन एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। इसीलिए तो हमने देखा कि गवर्नमेंट भी किसका पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। स्टेट के 3 पार्ट्स देखे, तो हमने पॉपुलेशन देख लिया, टेरिटरी देख लिया, अब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। बट इट इज नॉट द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है, स्टेट का पार्ट है, स्टेट नहीं होता। बिकॉज पीपल लिव टुगेदर, दे नीड लॉज टू बी मेड एंड इम्प्लीमेंट फॉर द स्टेट टू फंक्शन, विच इज वॉट द गवर्नमेंट डज। देखो अब ये कोई स्टेट यहां पर बना दिया है ना, ये एक स्टेट बना दिया। क्यों हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है स्टेट का पार्ट है ना कि स्टेट है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कोई एक स्टेट बना। अब स्टेट को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए कोई तो लोग चाहिए, कोई तो एक व्यवस्था चाहिए, उसी को कहा जाता है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, मान लो ये पंजाब का ही मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूं, पंजाब है, बिहार है, कुछ भी ले लो, तो गवर्नमेंट यहां जो बनेगी वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगा, है ना। तो गवर्नमेंट पार्ट है स्टेट का, वही यहां पर कहा गया है। नाउ दिस बॉय इज सेइंग व्हाट डज सोवर्निटी मीन एंड व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर अ स्टेट। सोवर्निटी का क्या मतलब है और स्टेट के लिए क्यों जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया सोवर्निटी का मतलब, सोवर्निटी 3 चीजें हमने देख ली है ना, स्टेट के जो जो पार्ट्स थे, हमने पॉपुलेशन देखा, टेरिटरी देखा, गवर्नमेंट देख लिया, अब सोवर्निटी। सोवर्निटी क्यों जरूरी है, सोवर्निटी का मतलब कोई हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा, बल्कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो वही दीदी यहां पर समझा रही हैं कि सोवर्निटी का मतलब है स्टेट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ओन मैटर। वो अपने काम खुद से स्टेट कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड दे आर एबल टू मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज इन अकॉर्डेंस विद इट्स ओन नीड। अपनी जरूरत के हिसाब से, खुद के हिसाब से लॉज बना भी सकते हैं, मेक भी कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट पूरा भी कर सकते हैं। कोई बाहरी स्टेट, नो अदर स्टेट या एक्सटर्नल बॉडी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उनके इंटरनल अफेयर्स में, उस पर्टिकुलर स्टेट के। यहां पर मैं पंजाब बोल रही हूं तो ये ऐसा नहीं कि मैं एक पंजाब या बिहार के एग्जाम्पल दे रही हूं, स्टेट यहां पर इंडिया भी हो सकता है। अगर अमेरिका की बात करें और इंडिया की बात करें तो इंडिया सोवरन है ना। इंडिया के काम में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो हमारा इंडिया क्या है, सोवरन है। दिस इज वाई सोवर्निटी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ स्टेट। सोवर्निटी बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी स्टेट का, अदरवाइज कोई दूसरा आके उनके काम में हस्तक्षेप करता रहेगा। सो आई होप ये पेज आपको
अच्छे से क्लियर हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझा दिए गए हैं, अब बस चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ना है। सो स्टेट हैज 4 फीचर्स, एक टेरिटरी होती है, परमानेंट पॉपुलेशन होते हैं स्टेट में, गवर्नमेंट होती है और सोवर्निटी होती है। ओके, नाउ यहां दिया हुआ है डोंट मिस आउट। इंडिया में जो स्टेट वर्ड है वो 2 तरीके से यूज होता है, कैन रेफर टू इंडियन स्टेट, एक तो इंडिया के लिए यूज होता है पूरा भारत, और सब नेशनल यूनिट्स उसके जो राज्य है जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, एग्जाम्पल स्टेट ऑफ केरला हम बोलते हैं, तो ऐसे यूज हुआ है। यहाँ पर चैप्टर में कहीं कहीं पर छोड़कर जैसे कि स्टेट वर्ड यूज हुआ है स्मॉल लेटर से, अदरवाइज कैपिटल लेटर से स्टेट वर्ड लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो जनरली हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना स्टेट की स्पेलिंग। नाउ व्हाट इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासन व्यवस्था, किसी जगह की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो एक सेटअप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। सो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ सिस्टम, एक ये सिस्टम है या लोगों का समूह है जो कि रन करते हैं कंट्री को, देश को चलाते हैं। इसमें लीडर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं जो लॉ बनाते हैं, लॉ को एनफोर्स करते हैं और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, है ना, कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का सिर्फ एक पार्ट है, और गवर्नमेंट चेंज हो सकती है इलेक्शन के बाद, लेकिन स्टेट हमेशा सेम रहते हैं। थिंक ऑफ अ स्टेट एज अ स्कूल, स्कूल के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो ये स्कूल है, एंड द गवर्नमेंट एज प्रिंसिपल एंड टीचर, गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल है या टीचर की बात कर लो, तो टीचर आती है जाती है, टीचर चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्कूल हमेशा रहता है। वाई आर दीज टू वर्ड्स यूज इंटरचेंजेबली, तो फिर हम स्टेट और गवर्नमेंट इसको हमेशा सेम एक जैसा वर्ड हम हमेशा क्यों यूज करते हैं। तो रियल लाइफ की अगर हम बात करें, इन रियल लाइफ वी ऑफन से, नॉर्मली हम बोलते हैं स्टेट डिड दिस, द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट, एज इफ दे मीन द सेम थिंग। कभी कभी हम बोलते हैं अरे राज्य ने ऐसा किया, या स्टेट व्यवस्था ऐसी है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, तो हमें ऐसा लगता है हम सेम चीज की बात कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ पे, स्टेट कोई बना तो उसका काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम सेम ही चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। देन एंड इज द फेस ऑफ द स्टेट, ये गवर्नमेंट ही तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। सो व्हाइल द वर्ड आर डिफरेंट इन मीनिंग, इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, गवर्नमेंट के और स्टेट के, बट पीपल मिक्स देम अप, बिकॉज ऐसा लोग इसको मिक्स कर देते हैं यूज में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रन करती है डेली वर्क स्टेट के, और वी यूजुअली इंटरैक्ट विद गवर्नमेंट नॉट द होल स्टेट, हम सिर्फ सरकार से बातचीत करते हैं ना कि पूरे स्टेट से। इसलिए इन 2 कारणों की वजह से लोग इन दोनों वर्ड्स के यूजेस को मिक्स कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, people, police and government. You might have seen police in your daily life and in the movies. They are part of government? क्या ये जो पुलिस है ये गवर्नमेंट का पार्ट होती है? What do they do? ये क्या करते हैं? Do citizens have any control over them? क्या नागरिकों का इनके ऊपर कोई कंट्रोल होता है? So इन्हीं के आंसर्स यहाँ दिए हुए, चलिए रीड करते हैं। So पुलिस इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, समाज में शासन व्यवस्था बनाकर रखना ये पुलिस का काम होता है हर राज्य में, है ना, विद इन ईच स्टेट। दे आर पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन था क्या ये गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, तो यस, they are part of government और work directly with local communities in town, cities and villages. नगरों में, शहरों में, गांवों में ये लोगों के साथ, लोकल जो लोग हैं, कम्युनिटीज है, उनके साथ मिलकर काम करती है पुलिस। दे आर एजेंट्स ऑफ स्टेट, ये स्टेट जो हमने पढ़ा था जिसके पार्ट है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पार्ट है, एक तरीके से एजेंट की तरह पुलिस काम करती है, जो who can legally use force to ensure that people live in a safe and secure environment. पुलिस चाहे तो फोर्स का यूज कर सकती है क्राइम और वायलेंस को फ्री रखने, क्राइम और वायलेंस से फ्री रखने के लिए सोसाइटी को, ताकि लोग जो है सेफ एनवायरनमेंट में रह सके। नाउ पुलिस वर्क क्लोजली विद कोर्ट्स, पुलिस जो है वो शासन व्यवस्था संभालती है, कोर्ट के साथ काम करती है, जेल की शासन व्यवस्था देखती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सब पुलिस को संभालना होता है ताकि समाज में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब इलीगल चीजें ना हो रही हो। बियॉन्ड क्राइम कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्राइम को कंट्रोल कर रही है, पुलिस कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंज लाने में भी पुलिस का काम होता है, सेफ्टी प्रमोट करना, जस्टिस लाना, न्याय व्यवस्था, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन रोड सेफ्टी। आप देखते होंगे पुलिस वगैरह रोड सेफ्टी के लिए प्रोग्राम्स अरेंज करती है, तो लोगों को, नागरिक को जागरूक करना, ड्रग एब्यूज जो
ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं उसके खिलाफ जागरूकता फैलाती है, विमेन सेफ्टी के ऊपर, ये सब उनका काम का पार्ट होता है। हाउएवर दे मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पुलिस ये सब शासन व्यवस्था संभालने में ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे कोई अधिकार है उनके खिलाफ चली जाए पुलिस, नहीं। संविधान सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उसमें जो भी लिखा है वो पुलिस भी मानेगी। अगर हमारा कोई अधिकार है तो पुलिस उसको छीन नहीं सकती शासन व्यवस्था संभालने के लिए। हमारा अधिकार हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि वो संविधान में वर्णित है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसको ध्यान से समझते हैं। नाउ अ सिंप्लीफाइड डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द वेरियस इंटरैक्शन बिटवीन पीपल, पुलिस एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। कैसे वर्क करती है पुलिस, तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लोग इस आउटर सर्कल में है, ठीक है। लोग में से ही कुछ लोग चुनकर गवर्नमेंट बनते हैं। गवर्नमेंट का पार्ट होता है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को पूरा करते हैं, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है पुलिस, ठीक है। पुलिस जो है सबसे जुड़ी हुई है, पुलिस लोगों के साथ भी मिलकर काम करती है, देखो इस सर्कल से भी अटैच्ड है। पुलिस जो है जुडिशरी के साथ भी मिलकर काम करती है। लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है तो वो पुलिस को पूरा करना होता है। एग्जीक्यूटिव पुलिस के थ्रू उन लॉज को जो लेजिस्लेचर बना रही है उसको पूरा करवाती है ना। और यहीं से लोगों में से कोई नेता चुनकर, कोई लीडर चुनकर लेजिस्लेचर का पार्ट बनता है जो लॉ बनाता है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है लोग कैसे लेजिस्लेचर से जुड़े हुए, ये वाला जो एरो है ये कैसे जुड़ा है, क्योंकि पीपल ही तो इलेक्ट करते हैं लीडर्स को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। पुलिस क्या करती है, एनफोर्स लॉ, लॉ को पूरा करती है, मेंटेन पीस यानी शांति बनाती है, प्रोटेक्ट सिटीजन, इन्वेस्टिगेट एंड प्रेजेंट केसेस टू द जुडिशरी। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड कोर्ट्स प्रोटेक्ट पीपल राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। जो संविधान है या जो कानून है, जो कोर्ट्स हैं, ये लोगों के जो अधिकार है उनको इंश्योर करती है कि जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम था, सबका इंटरलिंकेजेस आपको बताया गया है। नाउ Let's explore. Make list of different government departments you are familiar with. तो legislature, executive, judiciary ये हमने पढ़ा ही है, ये अलग अलग departments हैं, और whose names you may have seen on board around your home or on your way to school. What functions do you think they perform? क्या काम वो लोग करते हैं, अलग अलग जो government के departments होते हैं, तो वो आपको लिखना है पता करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो departments होते हैं government के, they form part of executive function. जैसे legislature हो गया, अब executive काम को पूरा करा रहे हैं, तो काम को पूरा कराने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है गवर्नमेंट को उसको पूरा कराते हैं। ये पॉलिसीज और लॉज जो बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको ये एग्जीक्यूटिव पूरा कराते हैं। जुडिशरी इसके बदले में क्या करती है, इंश्योर करती है कि जो भी लॉ बनाए हैं लेजिस्लेचर ने वो सही से फॉलो कर रही है एग्जीक्यूटिव की, नहीं है ना। तो ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो इंश्योर करती है। सो टुगेदर साथ में ये तीनों मिलकर, कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन की पिलर्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स बनते हैं गवर्नमेंट के। हाउएवर इन आवर डेली लाइव्स वी प्राइमरीली इंटरैक्ट विद द वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। हम सीधा जाके किसी एग्जीक्यूटिव से नहीं मिलते, एग्जीक्यूटिव की जो डिफरेंट ये डिपार्टमेंट्स है इनसे हमारा इंटरेक्शन होता है डे टू डे लाइफ में। ओके, सो इन एन अर्लियर चैप्टर वी सर्वेड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि अलग अलग फॉर्म कौन से हैं गवर्नमेंट के, वो कौन से एग्जिस्ट करते हैं और हैव एग्जिस्टेड या पहले हुआ करते थे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। जैसे democracies, monarchies, theocracies, dictatorship and oligarchies. We saw how democracy give people the power to choose their leaders and how this differs from government where power stays within one family or group. तो इसमें हमने देखा था कि जो डेमोक्रेसी है इसमें लोगों को अधिकार दिया जाता है, इलेक्शन के थ्रू वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेताओं को खुद चुनते हैं, और बदले में हमने जैसे मोनार्की के में पढ़ा था कि कोई एक राजा है या रानी है वो शासन व्यवस्था संभाल रही है। डिक्टेटरशिप में हमने पढ़ा था कि किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में सारी चीजें आ गई है ना। तो डेमोक्रेसी हमने जो इंडिया के बारे में पढ़ा था वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। सो इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर एवरीवन्स वेलबींग। यहाँ जो गवर्नमेंट है वो किसी एक की भलाई के लिए काम नहीं करेगी, सभी लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, सभी लोगों के राइट्स यानी अधिकार और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करेगी। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इन सम कंट्रीज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर सेपरेट। कई कंट्रीज ऐसी है जिसमें तीनों जो बॉडीज है गवर्नमेंट के पार्ट्स है ये अलग अलग काम करते हैं, वाइल इन अदर्स, लेकिन कुछ कंट्री में ये ओवरलैप है, एक दूसरे
इनका जो काम है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होता है। ओके, नाउ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। अब डेमोक्रेसी आई होप आपको क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में। सो योर टेक्स्ट बुक कैरीज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप स्टार्ट में देखोगे प्रीएम्बल लिखा हुआ है। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रस्तावना। संविधान का सबसे स्टार्टिंग का पेज है, उसमें संविधान की एक तरीके से समरी दी गई है। ठीक है, सो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। तो उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ये आपको याद भी होना चाहिए, जैसे जैसे बड़े होगे तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। सो नोटिस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टुगेदर। यहाँ पे डेमोक्रेटिक भी लिखा हुआ है प्रीएम्बल में और रिपब्लिक भी साथ में लिखा हुआ है। व्हाई डिड दे, ऐसा उन्होंने क्यों किया? व्हेन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। क्या ये जो दोनों वर्ड है क्या इनको हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं? दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट discuss the distinction between these two concepts in detail. We will look at it in a simplified way. ये जो दो वर्ड है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इंटरचेंजेबली ऐसा लगता है कि क्या हम इन्हें यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हम कैसे इसका डिस्टिंक्शन है वो समझने वाले हैं कि इंडिया के केस में कैसे ये वर्क करते हैं दोनों टर्म्स। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रिटिश रूल इन इंडिया परसिस्टेड फॉर नियरली 2 सेंचुरीज। ब्रिटेन के लोग जो हमारे इंडिया पे शासन किए लगभग 2 सेंचुरीज तक किए, है ना, 200 साल तक। जब इंडिया आजाद हुआ, शी डिड नॉट ब्लाइंडली अडॉप्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारा देश आजाद हो गया तो अब हम भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ब्लाइंडली हमने अडॉप्ट नहीं किया। बहुत सारे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बना तो ये डिबेट्स वगैरह हुई। वन वाज ऑन द टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट इंडिया शुड हैव। तो एक इसमें से डिबेट थी कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, कौन सा टाइप का होना चाहिए। Now, people in both India and UK elect their representative and the government is accountable to parliament. तो यूके में भी यानी यूनाइटेड किंगडम में भी और इंडिया में भी, दोनों में लोग जो है वो अपने नेता को चुनते हैं और ये जो नेता है ये लोग जाकर और पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर है वहां पर जाके रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। द ब्रिटिश हाउएवर हैव हैड अ मोनार्क, अ किंग और अ क्वीन। लेकिन यूके में भी यही हो रहा है और इंडिया में भी यही हो रहा है। यूके में क्या होता है, एक रानी भी होती है, क्वीन होती है ना। ये क्वीन जो है क्या करती है, हेड होती है स्टेट की फॉर सेंचुरी, शताब्दियों से ऐसा चलता चला आ रहा है ना कि क्वीन जो है हेड है, मेन हेड है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में कोई किंग नहीं है, क्वीन नहीं है ना। तो हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया इंडियाज हेड ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ क्या है, हेड ऑफ स्टेट, और वो कौन सी पोजीशन है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, हमारे यहाँ रानी की जो पोजीशन है उसके तुलना में हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। अभी कौन है हमारी प्रेसिडेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दिस हेड ऑफ स्टेट, द प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड। इनको इलेक्ट किया जाएगा। ये डायरेक्टली लोग इनको इलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने यहाँ पे चुना है अपने में से, वो लोगों में से कोई एक ग्रुप बनेगा जो इनको चुनेगा। प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड करेगा। वी विल गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस इन ग्रेड 8। ग्रेड 8 में इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नाउ दिस ब्रिंग अस टू डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। द कोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कोर आइडिया क्या है, रूल बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा। डेमोज मतलब पीपल और क्रेटोज मतलब रूल, लोगों का शासन। सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू चूज देयर गवर्नमेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं अपने जो भी लीडर्स बनने वाले हैं या जो भी नेता बनने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट बनने वाले हैं, तो उनको लोग चुनते हैं। ये आइडिया है डेमोक्रेसी का। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट मतलब जो हाईएस्ट ऑफिस है, इंडिया की बात ले लो, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाएंगे, ना कि हेरिडिटरी होंगे। यूके के केस में क्या है, रानी है, तो रानी की फैमिली में जो आगे बनेंगे वही राजा या रानी बनेंगे। ये हेरिडिटरी पोजीशन होगी, मतलब वंश के हिसाब से चलता चला आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। हर बार प्रेसिडेंट की फैमिली से कोई अगला प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तो हेरिडिटरी नहीं है, इलेक्शन के थ्रू हो रहा है। सो अगर सिंपल भाषा में कहें, वेरी सिंपली, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। हाँ, ये जरूर है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन इंडिया में डायरेक्ट नहीं होते, जैसे हम लोग बाकी के नेता चुनते हैं वैसे नहीं चुने जाते, इनडायरेक्ट होते हैं, है ना। लेकिन कम से कम लोगों के चुने द्वारा, जो लोग चुने हैं हमने, वही लोग तो आगे चुन रहे हैं ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे द्वारा चुने लोग ही चुन रहे हैं उनको, है ना। सो
इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट डिसाइड हो रहे हैं, हेरिडिटरी नहीं। जैसे कि किंग और क्वीन होते हैं, ये पावर इनहेरिट करते हैं, मतलब उनको क्योंकि वो उस फैमिली से, इसलिए वो पावर्स उनको मिलती है। ओके, सो मोर ओवर इन अ रिपब्लिक देयर आर लिमिटेशन सेट ऑन द पावर ऑफ रूलर्स थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज। प्रेसिडेंट भी संविधान से ऊपर नहीं है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वही सबसे ऊपर है। लेकिन वहां क्या है, मोनार्क के पास पावर होती है, नहीं, यहाँ हमारे संविधान के जो रूल्स हैं वो उसके हिसाब से प्रेसिडेंट को भी चलना होता है। नोट दैट अ कंट्री कैन बी बोथ अ डेमोक्रेसी एंड अ रिपब्लिक, एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएसए। हमारा जो देश है इंडिया, यूएसए, हमारा देश डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। ओके, नाउ बट नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर रिपब्लिक, लेकिन हर डेमोक्रेसी रिपब्लिक नहीं होती। जैसे यूके, यूके क्या है, ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, ठीक है। कनाडा, स्वीडन, यहाँ डेमोक्रेसीज तो है लेकिन ये रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनके हेड ऑफ स्टेट है, मतलब मोनार्क है, राजा है या रानी है, वो हेरिडिटरी होते हैं, चुने नहीं जाते हैं। बेटा मैंने बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज मुझे यहाँ कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये देखो आपके प्रियम्बल का यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, यहाँ आप अपनी बुक में जूम करके देखना। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो ये की टर्म्स लिए गए हैं, जो हमारे देश कैसा है, हमारा देश, उसको बताया गया है। नाउ इंडिया अ रिपब्लिक दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल। इंडिया एक ऐसा रिपब्लिक है जो सभी के राइट, सभी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द लॉ इंश्योर दैट रूल बाय अ रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अभी पिछले पैराग्राफ में हमने समझ लिया। एंड इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट को गारंटी करते हैं हर नागरिक के। हर नागरिक के पास एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये जो संविधान के प्रोविजन है और जो लॉ है, ये इंश्योर करते हैं कि रूल बाय अ रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट। ऐसा नहीं कि किसी को हमने चुना, वो मेजॉरिटी में है, वो नेता बन गया, तो हमारे फंडामेंटल जो राइट संविधान ने दिए हैं उनको छीन लेगा, नहीं। यहाँ पर जो हमारे अधिकार है उनको कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि संविधान ने हमको वो अधिकार दिए हुए हैं। ओके, सो ये हमारा जो देश है रिपब्लिक, वो प्रोटेक्ट करता है सभी लोगों के, सभी नागरिकों के राइट्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। There exist certain geographical areas that belong to tribal communities. These lands are protected by laws for their use, and private companies and other individuals cannot buy or lease the land without the permission of local communities and due legal process. इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में बहुत सी ऐसी geographical areas हैं जिसको कोई भी जाकर ऐसे ही नहीं खरीद सकता, जिसको जाकर वहां पे कंपनी अपनी कंपनीज नहीं सेटअप कर सकती। वहां कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी परमिशन के बिना और जो लॉ वहां पर, लीगल प्रोसेस वहां पर एस्टैब्लिश है, उसको फॉलो किए बिना आप वहां जमीन नहीं ले सकते, कंपनी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ताकि वो जो ट्राइबल पीपल हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग वॉज नॉट अलाउड इन सेक्रेड हिल्स ऑफ डोंगरिया कोन ट्राइब्स इन ओडिशा। उड़ीसा के एक ट्राइबल ग्रुप है, डोंगरिया कोन कहा जाता है, वहां जो हिल्स है उन्हें सेक्रेड माना जाता है, यानी पवित्र माना जाता है। वहां जाकर आप माइनिंग नहीं कर सकते, वहां कुछ मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, आप खुदाई नहीं कर सकते। एज द कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर रिजर्व लैंड, कि वहां की जो एरिया है उसको वहां की कम्युनिटी, मतलब ये जो डोंगरिया कोन ट्राइब्स हैं, ये इसको पवित्र मानते हैं। वो कहते हैं कि इनको डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। सो इन दिस केस राइट्स ऑफ ट्राइबल टू देयर सेक्रेड हिल्स वर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इसीलिए लॉ, कानून बनाया गया जैसे कि इनके जो यहाँ जो रहने वाले ट्राइबल पीपल्स हैं उनके राइट्स को कोई ना छीन सके। ओके, नाउ व्हाई इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंपॉर्टेंट? ये जो हमारे अधिकार है, अगर ये लॉ नहीं होता तो कोई भी आता और यहाँ पर माइनिंग शुरू कर देता, खनन शुरू कर देता, यहाँ के लोगों की कोई बात मानता? नहीं मानता। तो ये लॉ इसीलिए तो बनाए जाते हैं। अगर कोई अधिकार दिया है और उसको प्रोटेक्शन ही ना मिले तो क्या होगा? इसीलिए प्रोटेक्शन जरूरी होता है। तो यहाँ यही हम सीखने वाले हैं, व्हाई इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो चलिए आगे रीड करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया है, as per its rule book, a resident welfare association (RWA) has banned deliveries after 9 p.m. in its apartment complex. यहाँ पर एक रूल बुक बनाई गई, एक रेसिडेंट है, एक बिल्डिंग है मान लो, वहां पर कहा गया कि 9 बजे के बाद कोई भी डिलीवरी करने नहीं आएगा अपार्टमेंट के अंदर। ये जो रूल है, इट वाज बेस्ड ऑन अ मेजॉरिटी वोट, बहुत सारे लोगों ने उसके फेवर में वोट किया, तो उस हिसाब से रूल बना दिया गया। लेकिन मतलब
मान लो 100 लोग रहते हैं इस मल्टी में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं आएगी 9 बजे बाद, तो 100 में से 70 लोगों ने कहा कि ठीक है नहीं आएगी, हम रेडी हैं, लेकिन 30 लोग राजी नहीं थे। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात मानी गई? 70 लोगों की, मेजॉरिटी की बात मानी गई। और किसके व्यू को इग्नोर कर दिया गया? माइनॉरिटी ऑफ रेजिडेंट, जो कम संख्या में थे उनको मना कर दिया गया, उनकी बात को नहीं मानी गई। सो हु आर्ग्यूड दैट सच अ बैन वुड अफेक्ट द सिक एंड एल्डरली? वाज दिस अ फेयर रूल? ये जो 30% लोग जो कह रहे थे नहीं नहीं डिलीवरी 9 बजे के बाद भी होनी चाहिए, ये कह रहे थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए कुछ मंगाना हो, कुछ करना हो, तो फिर ये रूल तो सही नहीं है ना कि 9 बजे के बाद हम कुछ मंगा नहीं सकते। तो क्या ये जो रूल इन लोगों ने बनाया कि 9 बजे के बाद नहीं आएंगे क्योंकि 70 लोग ऐसा बोल रहे हैं, ज्यादा लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या ये रूल सही है? अब आगे देखते हैं। वन नाइट, एक रात क्या हुआ? एन एल्डरली रेसिडेंट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर एज द मेडिसिन शी नीडेड कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू हर फ्लैट इन टाइम। एक बुजुर्ग की यहाँ बात की गई है, उसी बिल्डिंग में क्या हुआ, उनको चक्कर आ गए, वो गिर गए क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, है ना, लो ब्लड शुगर हो गया था, जिसके कारण उनको दवाई नहीं मिल पाई क्योंकि डिलीवरी हो ही नहीं सकती थी 9 बजे के बाद। फिर ये जो बिल्डिंग है, ये जो एसोसिएशन है RWA, उन्होंने इस रूल को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया कि अरे हाँ यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है, टू एक्सक्लूड फूड एंड मेडिसिन फ्रॉम द बैन, कि जो भी चीजें हमने बैन की है कि 9 बजे के बाद नहीं आ सकती, उसमें से खाने को हटा दो क्योंकि फूड किसी को भी लगेगा 9 बजे बाद तो मंगा सकता है, और मेडिसिन को हटा दो, ये दोनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द वॉइस ऑफ मिनोरिटी। जो 30 लोग थे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये माइनॉरिटी है ना, कम संख्या में है, इनकी बात को मानते हुए ये दो चीजें रूल में चेंज करके इसको हटा दिया गया कि ये दो आप 9 बजे के बाद भी मंगा सकते हो। समझ में आया कि रूल बने, फिर जरूरत के हिसाब से उसमें हमने चेंजेस किए। अब ये बॉक्स में क्या लिखा है? रिमेंबर द गवर्नमेंट कैन यूज फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बट द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स इट्स पावर। देखो संविधान में जो लिखा है ना, संविधान में जो भी चीजें लिखी है, गवर्नमेंट फोर्स यूज कर सकती है आपको बात मनवाने के लिए। अगर आप नहीं मानेंगे संविधान की बात तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं वो कुछ भी कर सकती है आपके साथ, है ना, लिमिट्स हैं, कुछ लिमिट्स है उनकी पावर्स को। अदरवाइज इलेक्टेड मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर माइट यूज देयर पावर अनचेक्ड। अगर ऐसी कुछ लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाता तो फिर तो जो पावर में है वो कुछ भी कर सकता था किसी के भी साथ, है ना। तो इसीलिए सिटीजन्स को राइट दिए गए, उनको थ्रेटन नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट उनके राइट्स को नहीं छीन सकती। सो इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वी हैव अ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल टेक डिसीजन विद इन फ्रेमवर्क डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हमारे देश में जो सरकार काम करती है वो अपने मन से नहीं करती है, बल्कि वो जो भी एक्शन लेती है वो फ्रेमवर्क के अंदर लेती है। किस फ्रेमवर्क के? संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, सो हमारा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है वो इस हिसाब से फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन वर्क करता है। ओके, नाउ अभी जो हमने पढ़ा कि ये एजेंसी ने चेंजेस किए रूल में, है ना, ताकि जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या किसी को खाने की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तो 9 बजे बाद भी मंगा सके, हमने पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड आगे दिया है, now that's a republic in action where the rule of law is more powerful than the wishes of a majority। तो यही क्या है, रिपब्लिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून जो है, यानी लॉ सबसे ऊपर होता है, चाहे मेजॉरिटी ज्यादा लोग कुछ भी चाहें। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा लोग चाह रहे हैं वही हो जाएगा, लॉ क्या कह रहा है वही होगा। दिस इज हाउ रिपब्लिक्स लाइक इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए डिफेंड अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी। ऐसा नहीं मेजॉरिटी ने अपनी कोई बात कही तो उसी को मान लिया जाएगा, है ना। सो इसका फायदा ये होता है कि मेजॉरिटी अपनी पावर का गलत यूज करके छोटे ग्रुप्स या लोग जो कम लोग हैं उनके राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लॉज में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे 30 लोग जो कह रहे हैं ऐसा नहीं इनकी बात को अनसुनी कर दिया जाएगा, है ना। सो इट स्टॉप्स द पावरफुल मेजॉरिटी फ्रॉम अनफेयरली हर्टिंग द राइट्स ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स। जो छोटे ग्रुप्स हैं, जो कम संख्या में किसी मतदान में पार्टिसिपेट ले रहे हैं या कम लोग किसी पॉइंट पे बोल रहे हैं, तो उनकी बात को भी सुना जाएगा, है ना। अब ये जो डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी अलोन आर परसुएड, कि जो मेजॉरिटी में है, जो ज्यादा नंबर में है, उनकी बात को माना जा रहा है टू डिटरमाइन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और उन्हीं की बात के हिसाब से कानून बनाया जा रहा है जो माइनॉरिटीज पे भी लागू कर रहे हैं। मतलब 70 लोग अगर जो चाह रहे हैं वही रूल बन गया और 30 लोगों को इग्नोर कर दिया गया। समझ में आया? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ज्यादा नंबर, माइनॉरिटी कम नंबर। तो संविधान क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स कि कोई भी पार्ट गवर्नमेंट का ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। सबके पास पावर लिमिटेड है, कोई इतना पावरफुल ना हो जाए जो बाकियों के पावर को दबा दे, है ना। सो इलेक्टेड लीडर्स कैन नॉट पास लॉज दैट गो अगेंस्ट पीपल्स बेसिक राइट। ऐसे लॉ ना बना दे, जो नेता है वो ऐसे कानून ना बना दे जिसमें कि लोगों के बेसिक राइट्स को ही छीन लिया जाए। मतलब आप कुछ बोल ही नहीं सकते, जैसे लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच,
हमारा जो संविधान है उन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, मतलब हम जो चाहे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब जो कानून है उसकी नजरों में सब बराबर है, ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसके लिए अलग कानून है, गरीब है उसके लिए अलग कानून है। तो ये सब बेसिक राइट है मनुष्य के, इनको कोई भी नेता कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी पावर कोई गवर्नमेंट का सेक्शन हो जाए, वो इन बेसिक राइट्स को नहीं छीन सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, डोंट मिस आउट। चलिए रीड करते हैं। In 1782, American War of Independence against Britain was ending. 1782 में ब्रिटेन के अगेंस्ट अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हो रहा था, विद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन लीडिंग द अमेरिकन आर्मी। अमेरिका की जो आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था? वो जॉर्ज वॉशिंगटन। वन ऑफ हिज ऑफिसर्स रोट टू हिम सजेस्टिंग दैट ही शुड बिकम द किंग ऑफ अमेरिका। तो एक ऑफिसर ने सजेस्ट किया वॉशिंगटन को कि आप राजा बन जाइए अमेरिका के। वॉशिंगटन फॉर्मली रिफ्यूज्ड, वॉशिंगटन ने क्या किया? मना कर दिया। ठीक है, देन सेइंग दैट सच अ प्लान वुड हार्म द कंट्री, ऐसे अगर हम प्लान बनाएंगे तो कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा कहा वॉशिंगटन ने। एंड दैट ही बिलीव्ड ओनली इन अ गवर्नमेंट बाय पीपल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा गवर्नमेंट वैसे ही बननी चाहिए जैसे लोग चाहें, संविधान बने, संविधान के हिसाब से लोग अपने नेता को चुने, गवर्नमेंट को चुने। सो वॉशिंगटन मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन जो है उन्होंने दिखाया क्या? दैट शोज हिज डीप कमिटमेंट टू अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, उनका जो कमिटमेंट है उसके प्रति था। मेनी इयर्स बिफोर ही वाज चूजन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन 1789। ऐसा नहीं है कि वो बने नहीं प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के बने कब? 1789 में। लेकिन उससे बहुत पहले उनके जो विचार थे वो थे कि देश को कोई एक व्यक्ति कि आपका मन हुआ मुझे नेता बनना चाहिए तो ऐसे नहीं कि मैं बन जाऊं। देश संविधान से चले, कॉन्स्टिट्यूशन से चले, और लोग जो है वहां के संविधान के अंडर में रहकर उसके रूल रेगुलेशन को मानते हुए अपने सरकार को चुने। ओके, नाउ आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी है कौटिल्य ने, द प्राइमरी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हैज टू फॉलो राजधर्म एंड हैव अ गुड गवर्नेंस सिस्टम। कि राजा का एक सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी ये होती है कि वो राजधर्म को माने, अपने जो राज्य है उसमें अच्छा गवर्नेंस सिस्टम रखे, शासन व्यवस्था अच्छी रखे। ही शुड इंश्योर, राजा को लॉ और ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए, शासन व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए। अगर इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, सोसाइटी विल बिकम क्योटिक विद द बिग फिश दैट इज मोर पावरफुल ईटिंग द स्मॉलर फिश। अगर कोई राजा ना हो, कोई सरकार ही ना हो, तो क्या होगा? जिसके पास ज्यादा पावर है वो इस बड़ी फिश की तरह बन जाएगी, और जिसके पास कम पावर है, गरीब है, वो ऐसे छोटे फिशेस को खा जाएगी। मतलब बड़े लोगों का कंट्रोल हो जाएगा, छोटे लोगों का तो कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। सो यहाँ लिखा है मत्स्य न्याय इन द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर कोई नियम कानून नहीं है तो उसके ना रहते हुए जो बड़ी फिश है वो छोटी सभी को स्वेलो कर जाएगी, निगल जाएगी। सो इन इंडिया द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इंडिया में जो हमारा स्टेट है, मतलब इंडिया एज अ स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करता है 3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। State claims the legitimate use of power, for example, through control by police and taxation. Legitimate मतलब होता है लीगल, ऐसा नहीं कि वो जो मन करे वो स्टेट कर सकता है, नहीं। लीगल क्या है, लॉ क्या कहता है, उसके हिसाब से पावर का यूज करना, पुलिस से न्याय व्यवस्था मतलब शासन व्यवस्था, शांति बनाए रखना, टैक्सेशन, लोगों से टैक्स भी वसूल करे, लेकिन सब लेजिटिमेट वे में, लीगल तरीके से, इलीगली कुछ भी नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पिक्चर दी गई है विधानसभा बिल्डिंग की, लेजिस्लेचर झारखंड का ये विधानसभा का बिल्डिंग है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेचर, है ना, लॉ मेकिंग बॉडी के बारे में डिटेल में बताया, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई, यहाँ से हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। प्लीज बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।